अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और सबसे पहले बात करेंगे इस इंटरव्यू के सिलसिले के हवाले से जो हमें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे देखने को मिल रहा है। उस्मान डार के इंटरव्यू के लिए हमने पहले बात की कि ये इंटरव्यू जिस तरह से कंडक्ट हुआ वो पहले ये क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ कि अपने घर पहुंच चुके हैं अपने बच्चों के पास। पहले ये क्यों रिपोर्ट हुआ कि वो इंटरव्यू देने के लिए विलिंग है, उन्होंने एक जर्नलिस्ट से रब्ता किया। इतनी इमरजेंसी क्या थी? अगर वो अपनी मर्जी से रूपोश होते तो फिर वो 25 दिन पहले ही इंटरव्यू देते। और जो उनकी वीडियोस पे उनकी जो प्रो पीटीआई एनर्जी थी, जितना वो इमरान खान के बड़े साथी थे, इतना सब्र तो तहम्मुल तो उनकी शख्सियत में नहीं था जब वो वीडियोस बना रहे थे। तो फिर इतने लंबे गैप के बाद उन्होंने इंटरव्यू देना मुनासिब क्यों समझा? वो इंटरव्यू पहले भी दे सकते थे। तो ये तो हम उस्मान डार के हवाले से बात करें, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको जर्नलिस्टिकली डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक जर्नलिस्ट का पूरा राइट होता है कि अगर एक्सक्लूसिविटी उसके पास आए तो उसमें से निकाल सके अपना काम, कंटेंट पे काम कर सके, उसका राइट होता है। हम सब इसी चीज के लिए कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये बहुत आम बात है कि अगर आपको एक चीज आसानी से मिली है तो आप उसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं। अगर आप चुप हो जाएंगे और अपने गेस्ट को आधा घंटा बोलने देंगे तो डेफिनेटली आपका ये इंप्रेशन जाएगा कि आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया। लेकिन अगर आप सवाल करेंगे, अगर आपका एक माइंडसेट है कि ठीक है एक गेस्ट है और मैंने उसको मजीद टटोलना है, उसमें से कोई ना कोई बात निकालनी है, खबर निकालनी है, तो आपको बोलना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी डेविल्स एडवोकेट। खासतौर पर जब आप एक इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो आपने उसकी मुखालिफत में ही बात करनी है, क्योंकि ये आपका काम है। हमारा काम है क्रिटिसाइज करना, हमारा काम है कि आप ऐसे नुक्ते लेके आए जिनमें हम क्रिटिसाइज करें, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं दे सकते, हम पार्टी बनने का मौका नहीं दे सकते, हम एजेंडा फॉलो नहीं कर सकते। हमारा काम है सवाल करना। आपके पास सवाल नहीं है, आप इंटरव्यू नहीं करें। आपके पास सवाल हैं तो आप इंटरव्यू करें। अदरवाइज अगर आपने उस शख्स को सिर्फ बोलने का मौका देना, आप उसे कहें जी ये प्रेस क्लब है, ये माइक्स है, आपने 2 घंटे बोलना है, 3 घंटे बोलना है, तो ये एक गिला जरूर है कि भाई थोड़ा सख्त सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं पूछे। और उससे भी पहली बड़ी बात ये कि कानून नाफिज करने वाली अथॉरिटीज को रब्ता क्यों नहीं किया गया। और ऐसे केसेस में तो ये भी होता है कि ये भी जर्नलिस्टिक एथिक्स के हवाले से बड़ा अहम है कि ऐसे केसेस में जो शख्स इंटरव्यू दे रहा होता है उसकी जान और उसका केस बड़ा अहम और सेंसिटिव होता है। उसका ऐसे हालात में इंटरव्यू करना उसके लिए भी मसाइल क्रिएट करने के मुतरादिफ होता है। एक और खबर कि डॉन टीवी की मैनेजमेंट ने भी एक इंटरव्यू किया और उन्हें पता था कि एक इंटरव्यू हो रहा है, और उस इंटरव्यू का कंटेंट के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उसको एयर नहीं होने दिया। ये बहुत दफा हो चुका है पाकिस्तान में, बहुत सारे एंकर्स के साथ कि आप एक इंटरव्यू करें फिर वो एयर ना हो सके। लेकिन ये जो बहस है इस वक्त ये नहीं है कि इंटरव्यू एयर क्यों नहीं हुआ, बहस इस वक्त ये है कि इंटरव्यूज हो क्यों रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी कन्विंसिंग नहीं है। इमरान खान ने जितना अपने आप को नुकसान खुद पहुंचाया है, मेरा ख्याल है किसी भी इदारे को कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है मजीद कुछ एंटी पीटीआई काम करने की। जो 9 मई को हुआ, उससे पहले जो अमेरिका के हवाले से उनका स्टांस था, उससे पहले जो उनकी परफॉर्मेंस थी IMF को लेकर सब्सिडीज के हवाले से खुद साख्ता फैसले करना, लोगों पे इल्जाम लगाना, कुछ भी प्रूव ना करना, बार बार यू टर्न लेना, कहना कि पाकिस्तान 100 दिन में बदल जाएगा, नहीं बदला, 50 लाख घर और करोड़ों नौकरियां और पता नहीं क्या क्या। ये सब जब इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो अब ऐसा माहौल बन रहा है अनफॉर्चुनेटली कि अगर ये सब होता रहा तो उन्हें एक सिंपैथी वोट मिल सकता है। तो ये जिसका भी आइडिया है कि ऐसे इंटरव्यूज हों, ये एक इम्प्रेसिव आइडिया नहीं है। अब क्योंकि इसका वाज़ेह मकसद तो ये है कि पीटीआई को डैमेज हो, एटलीस्ट इससे पीटीआई को डैमेज नहीं होगा। पीटीआई ने 9 मई को जो किया उससे उसको डैमेज हुआ, और जो उनकी अपनी पॉलिसीज थी उसको डैमेज हुआ। लेकिन उनके वो लोग जो ऑलरेडी सिंपैथी अपने घर वालों की वीडियोज वायरल होने के बाद या अपने बच्चों के रोने की वीडियोज वायरल होने के बाद एक सिंपैथी हासिल कर चुके हैं लोगों से, उनका इंटरव्यू आप इमरान खान के मुखालिफ टीवी पे करवाएंगे, लोग उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो ये परसीव करेंगे कि ये किसी प्रेशर में बात कर रहा है। दिस इज वेरी नेचुरल, इसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एतराज है कि ये जो सीरीज ऑफ इंटरव्यूज है इसको खत्म होना चाहिए। जो लोग वापस आ रहे हैं, जो गायब थे, उस्मान डार हैं, सदाकत अब्बासी हैं, असद उमर हैं, बाकी लोग हैं, 10 जो भी है, जो वापस आना चाहता है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता करे। वहां पे आप अपनी कोई गारंटी लें अपनी जान और माल की, उसके बाद आप मीडिया के साथ रब्ता करें। आपको भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की जरूरत है और मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबली काम करने की जरूरत है। अब ये जरूर हो सकता है वासी साहब का इंटरव्यू किसी और चैनल पे किसी और एंकर के साथ एयर हो जाए, बट द पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट पीटीआई। और ऐसे इंटरव्यूज से जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है वो भी मुतासिर होगी, जो सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी है वो भी मुतासिर होगी। और अगर इसके पीछे बाकायदा प्लानिंग है
कि इसको उठाओ फिर इसका इंटरव्यू करवाओ, तो वो भी नाकाम होगा, क्योंकि इस तरह से चलते नहीं है सिस्टम्स। इस तरह से सिर्फ चीजें कंट्रोल की जाती हैं। इस तरह से आप किसी का वोट बैंक नहीं खत्म कर सकते। इट हैज टू बी वेरी मच लॉजिकल। आप किसी ने गलत किया, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, उसके खिलाफ मुकदमा करें, उसको सजा दिलवाएं, जो 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 इमरान खान के साथ हो रहा है। एटलीस्ट एक केस है उनके खिलाफ, उस केस की बेसिस के ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक केस है। लेकिन ऐसे बंदे गायब हैं, अचानक टीवी पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, इट इज जस्ट नॉट कन्विंसिंग किसी के लिए भी। एक और बहुत आम नुकता इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि अफगान जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब रिटर्न ऑफ द तालिबान अफगानिस्तान आफ्टर अमेरिकन लेफ्ट, ये लिखी है पाकिस्तानी निजात अमरीकी स्कॉलर हसन अब्बास ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि जब फैज हमीद ने जब सरीना में सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था ऑल विल बी वेल, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद रिपोर्टेडली एक बड़ा असर रसूख था उनका अफगान तालिबान की गवर्नमेंट बनाने में और उनके मामला को चलाने में। लेकिन हमने उन मामला में कंटिन्यूटी नहीं इसलिए नहीं देखी क्योंकि फैज हमीद साहब खुद अपनी कुर्सी पर कायम नहीं रहे, और यहाँ की सियासी जमातों को नहीं पता था कि एग्जैक्टली फैज हमीद और अफगानिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो लूप होल्स थे जिनको अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट एड्रेस करने की कोशिश कर रही है और एक वाज़ेह अफगान पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है। खैर वो तो टीटीपी से टॉक्स के हवाले से था, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि जब से यूएस पुल आउट हुआ है इन 2 सालों में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से स्ट्रैटेजी एकदम से बहुत एग्रेसिव है, एकदम से स्लो डाउन आ गया, एकदम से आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में मसरूफ हो गए। लेकिन एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं इसमें हमने बार बार तब्दीली देखी है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को किस तरह से जवाब देगा, पाकिस्तान के ऊपर जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि अफगान तालिबान कभी भी इस चीज़ को खुशी से वेलकम नहीं करेंगे कि आप ऐसा करें। और मुझे भी यकीन है कि पाकिस्तान एक बड़ी मेहमान नवाज रियासत है, वो भी इतना एग्रेसिवली नहीं करेगी, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का इतना नुकसान हो रहा है ये बहुत ज़रूरी था कि ये इकदाम होता। और मैं पर्सनली इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने मुल्क का सोवेरियन होना, आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट। आपकी अपनी इकोनॉमी इस वक्त क्रम्बल कर रही है, आपको क्या ज़रूरत है कि आप मिलियंस के लोगों को उठा के उनके रोज़गार का बंदोबस्त करें या आप उनकी जान माल की हिफाजत करें, आपके अपने सिटीजन्स जब इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक एतराज़ ज़रूर होता है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि आपकी एक वाज़े सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं रही अफगानिस्तान के हवाले से जिसको हम देख सके, उसको परसू होता हुआ देख सकें। एक और बड़ा अहम नुकता, आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट का लाडला होता तो मुझे लड्डू मिलते हैं। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, एस्टैब्लिशमेंट उन पर भरोसा करती है। वो नवाज शरीफ की जगह उन्हें ही वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, और अभी भी नून लीग के जो पोलिटिकल सर्वाइवल के लिए एक वाहिद ठंडी हवा का झोंका है वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज के नवाज शरीफ विल नेवर गोइंग टू निगोशिएट on lighter terms with establishment। वो उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे वो करते रहे हैं। मेरी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई एक रोज़ पहले, और वहाँ पे ये गैर यकीनी ज़रूर है कि शायद नवाज शरीफ वापस ना आए। पीपल्स पार्टी जिसने कन्विंस किया नवाज शरीफ को कि अदम एतमाद होना चाहिए और नवाज शरीफ को जाना चाहिए, जिन्होंने मिलकर गवर्नमेंट की, लेकिन वहाँ पे भी गैर यकीनी कि नवाज शरीफ आएंगे या नहीं। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये सवाल ही नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आएंगे। और एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट ओपिनियन है कि नवाज शरीफ आते ही अगर वो जेल जाएंगे तो वो जेल इसलिए भी जा सकते हैं क्योंकि उनको शायद वो सपोर्ट नहीं मिले सड़कों के ऊपर। वो जो 10 लाख लोगों का मजमा कह रहे हैं वो 10 लाख लोगों का मजमा बन नहीं सकेगा, तो इसके भी बहुत चांसेस हैं कि वो जेल जाएं, फिर हिफाजती ज़मानत ले लें, या पहले हिफाजती ज़मानत लें, फिर अपने दौरे करें और उसके बाद वो सरेंडर कर दें। लेकिन उनके सरेंडर करने में जो 100% वजह अब तक हम लोगों को पता चल सकी है वो ये कि उनको पब्लिक सपोर्ट सड़कों पे मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, बहुत कम चांसेस हैं इसके। तो मोस्ट प्रोबेबली फेस सेविंग के लिए वो जेल को ज़्यादा मुनासिब समझें या सरेंडर करने को ज़्यादा मुनासिब समझें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।